नमस्कार दोस्तों, ई डोको सीरीज में मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के एक सेक्शन पहले फिजिक्स शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा सेक्शन केमिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं और सबसे पहले यह समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें विषय सूची क्या दिया गया है, पढ़ने के लिए सिलेबस क्या बनाया गया है। देखिए, मुख्यतः देखा जाए तो 5 चैप्टर अलग अलग करके हम लोगों को पूरा सिलेबस कवर करते जाना है, जो कि आप लोगों को बारी बारी से यह पांचों चैप्टर को वीडियो मिलते चला जाएगा। और आज सबसे पहले हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह जो केमिस्ट्री के अंतर्गत सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। देखिए, यहाँ सबसे पहले सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो यह रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारा अलग अलग प्रकार के होता है, जैसे में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, बहुत सारा अलग अलग प्रकार के होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो यह ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो बहुत सारा जो भी अलग अलग प्रकार के अभिक्रिया का अलग अलग रूप होता है, तो उसका क्या अभिक्रिया का काम होता है, उन सभी अभिक्रियाओं को हम लोग आगे के वीडियो में बारी बारी से उसको कवर करते जाएंगे। और उन सभी अभिक्रियाओं को एक कोई ना कोई समीकरण के रूप में लिखा जाता है। तो वह समीकरण क्या होता है और अभिक्रिया कौन कौन प्रकार के होता है, इन सभी अभिक्रियाओं को समीकरण के द्वारा कैसे उसको समझा जाए, यह आप लोगों को आगे इसके प्रॉपर वीडियो में मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा नंबर का है चैप्टर, वह अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार कहिए या क्षारक और लवण, यह 3 टॉपिक इसमें मिलेगा। अम्ल, इसमें स्वाद के बारे में पीएच स्केल के द्वारा तीनों का गणना किया जाता है और तीनों के बारे में प्राप्त किया जाता है जानकारी की कौन सा पदार्थ, जो दुनिया में बहुत सारा पदार्थ होता है, तो उसमें से कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो स्वाद में खट्टा होता है तो उसे अम्ल कहा जाता है, और जो स्वाद में कड़वा या तीखा होता है उसे क्षारक कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। और जिसका कोई स्वाद नहीं होता है, उदासीन होता है, उसे लवण कहा जाता है। तो आज हम लोग यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यह चैप्टर कौन कौन से उसमें टॉपिक को कवर करना है, बस खाली इतना जानकारी लेना है। इसीलिए यह आगे बताया जाएगा प्रॉपर वीडियो में अम्ल, क्षार और लवण के संबंध में। उसके बाद अगला जो हम लोगों को टॉपिक कवर करना है, धातु और अधातु। इस दुनिया में बहुत सारा जो भी पदार्थ होता है उसे 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक कहा जाए तो धातु और दूसरा होता है अधातु। तो धातु कौन होता है और अधातु कौन होता है, जिसमें बहुत सारा गुण, अगर जैसे कि चमक, आघातवर्धनीयता, तन्यता और विद्युत का सुचालक, ऊष्मा का सुचालक, यह सब जो गुण रखने वाला पदार्थ होता है तो उसे धातु कहा जाता है। और जिसमें यह सब गुण नहीं पाया जाता है तो उसे अधातु कहा जाता है। तो यह हुआ धातु और अधातु के अभी बेसिक बात, उसके अंदर के पूरे प्रॉपर वीडियो के माध्यम से मिलते चला जाएगा। कार्बन एवं उसके यौगिक, यह केमिस्ट्री के अंतर्गत यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसी को आज हम लोग सबसे पहले कवर करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, कार्बन एक तत्व है और वह जो ऐसा तत्व है जो कि बहुत सारे यौगिक का निर्माण करता है और अपने यौगिक का निर्माण करने में सहसंयोजी बंधन या कह सकते हैं सहसंयोजी आबंध का निर्माण करता है। सहसंयोजी बंधन क्या होता है उसको आगे समझाया जाएगा। और यह जो कार्बन होता है इससे बहुत सारा अलग अलग प्रकार के 12 से 12 और सबसे ज़्यादा दुनिया में किसी तत्व के द्वारा यौगिक का निर्माण होता है तो वह कार्बन ही होता है। तो कार्बन से बहुत सारा यौगिक बनता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, यह बहुत सारा होता है। तो इसके बारे में बात बताया जाएगा और आगे के स्लाइड आप लोगों को मिलते चला जाएगा। देखिए उसके बाद है तत्व, जैसे कि अभी तक तत्व खोज हो चुका है लगभग एक किसी किताब में मिलेगा 118, किसी में मिल सकता है 119, लेकिन प्रॉपर अभी तक ले जानकारी 114 तत्वों के बारे में हो चुका है। तो उसमें से कुछ धातु होता है, कुछ अधातु होता है, कुछ उपधातु होता है।
तो सभी तत्वों को कैसे उसके गुण के आधार पर अलग अलग सजाने का तरीका अपनाया जाता है, इसके संबंध में 4 मुख्यतः वैज्ञानिक अपने अपने तरीका से सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे और उन चारों वैज्ञानिक के बारे में पढ़ाई करना है, जिसमें सबसे पहला जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था डोबेराइन, दूसरा जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था न्यूलैंड, और तीसरा जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था मेंडलीफ, और चौथा नंबर का जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अपना योगदान दिए हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किए हैं, वो थे मोसले, कहीं मोजले लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद बहुत सारा पदार्थ जो है वह कुछ पदार्थ ऐसा होता है कि प्रकृति का दिया हुआ होता है, और कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो कि हम लोग कृत्रिम मानव अपने तरीका से उसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो वह प्रकृति का दिया हुआ कौन कौन सा पदार्थ है, और प्रकृति के दिए हुए पदार्थ से हम लोग संसाधन यानी कि अपने सुख सुविधा में यूज करते रहते हैं डेली वाइज डेली, तब वह संसाधन अर्थात हम लोगों को दैनिक जीवन में प्रत्येक ऐसा वस्तु जो साधन के रूप में प्रयोग होता है तो वह संसाधन कहा जाता है। और संसाधन के प्रयोग में लाने वाला जो भी वस्तु होता है अगर प्राकृतिक का दिया हुआ है तो वह प्राकृतिक संसाधन के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रबंधन अर्थात इंतजाम कहा जाए तो व्यवस्था कैसे किया जाता है, इसी के संबंध में कुछ हम लोगों को पढ़ाई करना है। जैसे में कि मान लिया जाए कि प्राकृतिक संसाधन में हम लोगों को दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन के काम आने वाला पदार्थ, जैसे में मान लिया जाए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, उसके बाद कह सकते हैं कोयला, यह सब बहुत सारा और पदार्थ होता है। तो इन सभी पदार्थों का कैसे प्राप्ति किया जाता है, उसको प्राप्ति करने का क्या क्या तरीका होता है, उन सभी तरीका के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाएगा और इस चैप्टर के अंतर्गत उस बात को जानकारी लिया जाएगा। ठीक है, तो यह तो अभी तक हम लोग यह समझने का प्रयास किए कि क्लास 10th के अंतर्गत सेक्शन केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर कवर करने के लिए दिया गया है। और आज हम लोग सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण, देखिए केमिस्ट्री को 3 भाग में मुख्यतः बांट दिया जाता है, एक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन जो कार्बन और कार्बन के साथ में बहुत सारा जैसे में हाइड्रोजन और कुछ कुछ होता है, मुख्यतः 2 ही होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। इसीलिए कार्बनिक रसायन के बारे में अब एक अगला टॉपिक मिलेगा हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बहुत सारा यौगिक का निर्माण होता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है हाइड्रोकार्बन और यह कार्बन के ही अंतर्गत मिलता है। तो आज हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि कार्बन क्या है और उससे यौगिक कैसे बनता है, यह आज हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हैं। देखिए, तो आज हम लोग का सबसे पहला टॉपिक रहेगा कार्बन। क्या होगा? कार्बन। कार्बन, तो यह कार्बन क्या होता है? कार्बन एक प्रकार के तत्व है, कार्बन एक प्रकार के तत्व है जिसका संकेत C से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 6 होता है, जिसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को क्लास 9th में लिखने के लिए सिखाया जाता है, उसी में सिलेबस दिया गया है। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छा से नहीं लिख पाते हैं तो जब सेक्शन 9th का वीडियो बनाया जाएगा कार्बन के संबंध में, अणु परमाणु वाला चैप्टर, तो उस समय बताया जाएगा और उस समय आप लोगों को बहुत अच्छा से देखकर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका समझ पाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है कार्बन का, कार्बन को C से सूचित किया जाता है और नीचे इसका
परमाणु संख्या लिखा जाता है 6 और ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखा जाता है 12 होता है। लगभग मान के चला जाता है कि 2 गुना के आसपास में होता है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 1s2 2s2 2p2, अर्थात यहाँ पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में यह दोनों दूसरा कक्ष में ही है, लेकिन उपकक्ष इसके लिए S है और इसके लिए P है। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में भी 2 इलेक्ट्रॉन, यह जब दोनों आपस में मिलता है तो कह सकते हैं कि दूसरा कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इस प्रकार से यह सबसे अंतिम कक्ष यहाँ 2 हुआ और सबसे अंतिम कक्ष के पहले वाला इधर वाला जो कक्ष होता है तो इसे इस पर सबसे अंतिम कक्ष से पहले वाले कक्ष जैसे कि 1 और उस पर जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, या इसे कर्नल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्नल के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद वाला जो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है उसे सबसे अंतिम कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन के संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर शॉर्ट में ई लिखा जाएगा तो उसको समझ लेना है कि इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 से लेके और 8 तक होता है, तो यह संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ। और संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही संयोजकता का मान ज्ञात किया जाता है। संयोजी के द्वारा ही संयोजकता का मान ज्ञात किया जाता है। संयोजकता, तो यहाँ संयोजकता अगर समझना है कि यहाँ तो फिलहाल समझिए कि संयोजकता 4 है। आखिर 4 कैसे है इसको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं अच्छा से, और इसके बारे में संयोजी और संयोजकता के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में देखिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता, बहुत आदमी इसको ज़बरदस्ती राटा मरवाता है। राटा नहीं मारना चाहिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही संयोजकता का मान ज्ञात होता है, तो इसीलिए अगर पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन अच्छा से समझ जाए तो संयोजकता भी आसानी से समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले समझना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जैसे कि बोले हैं 1 से लेके और 8 तक हो सकता है, तो इसी प्रकार से संयोजकता भी 1 से लेकर और 4 तक होता है। 4 से संयोजकता का मान ज़्यादा नहीं हो सकता है, और 4 से ज़्यादा होने पर उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि आप लोग देखिए, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो संयोजकता भी उसका 1 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 2 होगा तो संयोजकता भी 2 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 3 होगा तो संयोजकता भी 3 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो संयोजकता भी उसका 3 ही होता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होने पर उसका संयोजकता भी 4 होता है। और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है तो संयोजकता 8 में से इस 5 को घटाने के बाद जो मान आया है अर्थात 3, तो यह 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटाने से जो मान आ गया 3, उसे संयोजकता कहा जाएगा। और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 6 होगा तो संयोजकता 2 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान अगर 7 होगा तो संयोजकता 8 में से यह 7 घटेगा तो 1 होगा। और उसके बाद कहा जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 8 होगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 8 होगा तो वहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होने पर संयोजकता 0 हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं यह निष्क्रिय हो जाता है। यह कोई भी क्रिया में भाग नहीं लेता है, इसीलिए इसे निष्क्रिय या अक्रिय गैस, अक्रिय तत्वों के रूप में जाना जाता है। तब अब हम लोगों को यह समझना है कि जैसे कि एक संयोजी इलेक्ट्रॉन का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का तो 4 बन गया, तो यहाँ यह जो 3, 1, 2, 3, यह
इससे आयन का निर्माण होता है। और उसके बाद यहाँ जैसे कि कह सकते हैं कि इधर से भी 1 2 3 आया है, तो यह भी आयन का निर्माण करता है। अर्थात कह सकते हैं कि आयन कोई भी इलेक्ट्रॉन जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अर्थात किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसे आयन के नाम से जाना जाता है। और यह आयन 2 प्रकार के होता है। तो यहाँ आयन जो 2 प्रकार के होता है, उसमें इसे धन आयन कहा जाता है। जो प्रॉपर 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 आया है, तो इस प्रकार यह जो आयन बनता है इसे धन आयन कहा जाता है। धन आयन। और यह ऋण आयन कहा जाता है। ऋण आयन कहा जाता है। इसके बारे में प्रॉपर कुछ आगे बात बताया जाएगा कि इसका काम क्या होता है। और उसके बाद यह 4 वाला के बारे में, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी पर पूरा खेल यह कार्बन खेलता है। क्योंकि अगर जिसके पास आयन धन आयन होता है, तो वह किसी को आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। और अगर आयन ऋण आयन होता है, तो वह किसी से इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से ग्रहण कर पाता है। लेकिन जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, अर्थात कह सकते हैं चतुष्क संयोजक होता है, तो 4 संयोजकता प्राप्त तत्वों को ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण जल्दी से कर पाता है और न ही त्याग कर पाता है। तो इस प्रकार से वह अपने उत्कृष्टता अर्थात अक्रियता गुण को त्याग करने में बहुत कठिनाई होता है। तो उसके लिए वह अपने तत्वों को साझा में लगाता है। क्या लगाता है? साझा में लगाता है। साझा में लगाता है। और इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन साझा में लगता है, तो साझा में लगने के बाद वह जो बंधन का निर्माण करता है, उसे नाम दिया गया है सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन। और यह सहसंयोजी बंधन क्या होता है, इसके बारे में अब आगे के वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।